सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद कार आग के गोले में तब्दील हो गई। आग ने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और उससे तेज लपटें और धुआं उठता दिखा। इस बीच वहां से कई गाड़ियां भी गुजरती दिखी। ये कार हाईवे पर कई घंटों तक जलती रही, लेकिन खबर देने के बाद भी फायर ब्रिगेड वहां नहीं पहुंची। बताया गया कि हादसे के वक्त कार में कई लोग मौजूद थे, जो वक्त पर कार से बाहर निकल गए और उनकी जान बच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विस्कॉन्सिन राज्य का दौरा करने पर बवाल हो, उनके समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। 23 अगस्त को राज्य के केनोशा शहर में अफ्रीकी मूल के एक अमेरिकी नागरिक को पुलिस के गोलियां मारने के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसके लगभग 10 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप केनोशा शहर पहुंचे तो उनके दौरे पर लोग दो फाड़ हो गए। जैसे ही उनका काफिला सड़क से गुजरा, वहां पहले से बैनर और तख्तियां लेकर मौजूद लोगों ने अफ्रीकी मूल के उस अमेरिकी नागरिक को न्याय दिलाने के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। एक लड़का तो नारे लगाने के लिए बाकायदा लाउडस्पीकर अपने साथ लिए नजर आया। ट्रंप का इतना विरोध देखकर उनका एक समर्थक अकेला प्रदर्शनकारियों को जवाब देने के लिए खड़ा हो गया। No communism, USA! No Marxism! Back off! वहीं सामने आई एक दूसरी तस्वीर में एक प्रदर्शनकारी और ट्रंप समर्थक आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन लोगों से मुलाकात की जिनकी दुकानें और संपत्ति हिंसा में जलकर राख हो गई, लेकिन जिस अफ्रीकी मूल के अमेरिकी नागरिक को गोली मारी गई थी, उसके परिवार से ट्रंप नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए। ये आतंकी एलओसी से नौगाम सेक्टर में घुसे थे, लेकिन जैसे ही सेना को उनकी जानकारी मिली, उन्हें मार गिराया गया। लखनऊ में दुर्गेश यादव नाम के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग इस प्रॉपर्टी डीलर के घर पहुंचे, जहां उनके बीच पैसों के लेन देन में विवाद हो गया। इसी के बाद कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को गोली मार दी, जिसे घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू में महेंद्र सिंह धोनी के साथ मनमुटाव की खबरों को खारिज कर दिया। साथ ही उन्होंने कोरोना के खतरे को देश लौटने की वजह करार दिया। हालांकि हालात सुधरने पर फिर दुबई में टीम के साथ जुड़ने के भी संकेत दिए। सुरेश रैना हाल ही में आईपीएल छोड़कर स्वदेश लौट आए थे, जिसके बाद कई तरह की अटकलें लग रही थी कि रैना ने धोनी से विवाद के बाद आईपीएल छोड़ दिया। करण जौहर ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों पर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव है, जो जल्द प्रकाशित होगी। इससे पहले करण जौहर अपनी जिंदगी पर भी एक किताब लिख चुके हैं। बिहार के खगड़िया से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जिसमें सांप के साथ खिलवाड़ करने पर एक आदमी की जान चली गई। बताया गया कि एक कार्यक्रम में यह आदमी सांप लेकर पहुंच गया और लोगों की भीड़ के बीच उस जहरीले सांप के साथ खेलता दिखा। यह आदमी कार्यक्रम के समय उस सांप को पूंछ से पकड़कर भीड़ के साथ साथ चलता नजर आया, जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। एक बार तो उसने सांप को सड़क पर ही छोड़ दिया। ये खौफनाक खेल काफी देर तक चलता रहा और किसी ने भी उस आदमी को रोकने की कोशिश नहीं की। हर कोई नाच गाने में मस्त दिखा और इसका नतीजा ये हुआ कि मौका पाकर सांप ने उस आदमी को ही डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में कोरोना की वजह से हजारों फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर पहुंच गई। नोएडा की एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने इन फैक्ट्रियों को चलाने के लिए सरकार से गुहार लगाई, ताकि ताला बंद हो चुकी फैक्ट्रियों को फिर से खोला जा सके। बताया गया कि अनलॉक 1 की शुरुआत में कई फैक्ट्री मालिकों ने काम धंधे के लिए इधर उधर हाथ मारे, लेकिन उन्हें कहीं से काम का ऑर्डर नहीं मिला। मजबूरन उन्हें अपनी फैक्ट्रियों पर ताला लगाना पड़ा। बंद क्यों करना पड़ा आपको? सर, अब काम ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है, तो उसकी वजह से बंद करना पड़ा। काम बिल्कुल नहीं। बताया गया कि कोरोना संकट की वजह से वहां कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जबकि करीब 7000 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर हैं। जो फैक्ट्रियां चल भी रही हैं, उनमें ज्यादातर के पास या तो मजदूर नहीं है या पहले जैसा काम नहीं है। अभी यहाँ मेरे पीछे आपको 2 मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ अब लॉकडाउन से पहले मजदूरों की संख्या 10 होती थी। नोएडा की एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि उनकी फैक्ट्रियों को फिर से चलाने में मदद की जाए। प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भरता का सपना है वो पूरा हो सकता है, उत्पादन बढ़ सकता है, बशर्ते कि सरकार साथ दे। फैक्ट्री मालिकों ने बताया कि अगर जल्द सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो कई लोगों के सामने भूखमरी की नौबत आ सकती है। सुशांत मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया। अपने इस बयान में कंगना ने दावा किया कि फिल्म इंडस्ट्री में 99% लोग ड्रग्स लेते हैं। यही नहीं, उन्होंने इस पर एक ट्वीट भी किया। इसके अलावा उन्होंने अपने एक दूसरे ट्वीट में अभिनेता रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और अयान मुखर्जी को ड्रग्स टेस्ट करवाने के लिए ब्लड सैंपल देने की भी चुनौती दी।
जिस पर फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने पलटवार करते हुए अपने ट्वीट में कंगना रनौत का नाम लिए बिना उनके दावे पर सवाल खड़े कर दिए। उनके अलावा अभिनेत्री रवीना टंडन ने भी कंगना रनौत के दावे पर सवाल खड़े करते हुए पूरी इंडस्ट्री को गलत बताने पर एतराज जताया। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला की जेल में बंधक बनाए गए सुरक्षा कर्मियों को पुलिस ने सुरक्षित छुड़ा लिया। बताया गया कि जेल में बंद कैदी अपने गिरोह के लोगों को दूसरी जेल में भेजे जाने से भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने वहां तैनात 10 सुरक्षा कर्मियों को बंधक बना लिया, जिसका पता चलते ही वहां हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने जेल में बंद गिरोह के लोगों से बंधक बनाए गए सुरक्षा कर्मियों को छुड़ाने के लिए बातचीत शुरू की और फिर कई घंटों की बातचीत के बाद उन्हें सुरक्षित रिहा करा लिया गया। वहां से आई एक तस्वीर में बंधक बनाए गए कई सुरक्षा कर्मी जेल की इमारत से बाहर निकलते दिखे। इस दौरान वहां पुलिस के कई अधिकारी मौजूद रहे। रिहा किए जाने के बाद सुरक्षा कर्मियों को एक गाड़ी में बैठाया गया। उनके साथ पुलिस के कुछ जवान भी बैठे नजर आए। बंधक बनाए गए सुरक्षा कर्मियों को छोड़े जाने से पहले जेल के बाहर काफी गहमा-गहमी दिखी। किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात दिखाई दिए। पाकिस्तान ने एक बार फिर पुंछ के गलपुरस, खड़ी, करमारा और बांडी चेचिया सेक्टर में गोलाबारी की है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा किरनी सेक्टर में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। भारतीय फौजों की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। कल पाकिस्तान की गोलाबारी में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया था। सिनेमा हॉल बंद होने की वजह से ब्राजील के सबसे बड़े शहर साओ पाउलो में एक स्टेडियम को ड्राइव इन सिनेमा में बदल दिया गया। इससे पहले इस स्टेडियम को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कोविड अस्पताल बना दिया गया था, लेकिन थोड़े बेहतर हुए हालात में लोगों के मनोरंजन के लिए इस स्टेडियम में ड्राइव इन सिनेमा की शुरुआत की गई। ड्राइव इन सिनेमा में दर्शक अपनी सवारी में बैठे बैठे ही फिल्म देखते हैं। उन्हें कार से उतरने की जरूरत नहीं होती। ऐसे में स्टेडियम में एक बड़ी स्क्रीन पर फिल्म चलाई गई और लोग अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर से ही उसे देखते नजर आए। इस स्टेडियम में सिर्फ फिल्में ही नहीं बल्कि म्यूजिक कॉन्सर्ट, डांस शो और दूसरे कार्यक्रम भी होते हैं। सामने आई एक तस्वीर में एक डीजे के बजाय म्यूजिक पर लोग अपनी कार में ही झूमते दिखे। स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान गाड़ियों के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी रखना जरूरी है। साथ ही लोगों को गाड़ी के शीशे खोलने की भी मनाही है। संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल रद्द किए जाने का विपक्ष ने विरोध जताया। संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल रद्द किए जाने पर पूरा विपक्ष भड़क गया। 14 सितंबर से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में कोरोना की वजह से प्रश्नकाल रद्द करने का फैसला किया गया ताकि लोगों की आवाजाही कम की जा सके, लेकिन इस फैसले पर विपक्ष नाराज हो गया। प्रश्नकाल को खत्म कर देना एक तरह से समझिए कि संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मर जाती है। लेकिन बीजेपी ने कोरोना से जुड़ी सावधानियों का हवाला देकर स्पीकर के निर्णय को सही ठहराया। संवैधानिक बाध्यता है, नहीं तो शायद सांसदों को भी परेशान न किया था। देश के कई इलाकों में हुई भारी बारिश का असर सब्जियों के दामों पर भी पड़ा। दावा है कि बारिश और बाढ़ की वजह से दिल्ली की सब्जी मंडियों में भी सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके बाद वहां सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए। हाल यह है कि आलू और गोभी के दाम तो 50% से भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। शिमला मिर्च है, फूल गोभी है, 100 रुपए किलो मंडी से आ रही है, 80 रुपए किलो शिमला आ रही है मंडी से, बीन्स 80 रुपए किलो आ रही है। बाकी हर चीज महंगी है, कोई सस्ती नहीं है। पाकिस्तान ने टिंडर समेत 5 डेटिंग ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया। इमरान सरकार ने इन सभी ऐप पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्हें ऐसी आपत्तिजनक चीजें हटाने का आदेश दिया था, लेकिन दावा है कि ऐसा नहीं करने पर सरकार ने ये कार्रवाई की। हालांकि इमरान सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि अगर ये ऐप आदेशों को मानते हैं तो उन पर लगा बैन हटा लिया जाएगा। पहलवान बबीता फोगाट ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने की मांग की। उन्होंने ट्वीट किया कि खेलों से जुड़े पुरस्कार सिर्फ खिलाड़ियों के नामों पर ही होने चाहिए, किसी राजनेता के नाम पर नहीं। बिहार में जेडीयू ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत कर दी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए राज्य के सीएम नीतीश कुमार 7 सितंबर से वर्चुअल रैलियां करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि कोरोना संकट में यह अभियान काफी मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से करीब 10 लाख लोगों तक सीधे बात पहुंच सकेगी। अभी तो 1.5 लाख लोग जुड़ जाएंगे इसमें और ये 10 लाख तक जा सकता है। ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में भारत को पहली बार टॉप 50 में जगह मिली है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हर साल जारी होने वाली इस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग में लगातार 5वें साल सुधार हुआ। पिछले साल के 52वें स्थान से सुधार करते हुए इस साल भारत इस रैंकिंग में 48वें पायदान पर रहा। सबसे अहम बात यह है कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले देशों में भारत 3रे नंबर पर पहुंच गया। ऐसे देशों में पहला नंबर चीन का है, दूसरा नंबर मलेशिया का है।
2015 में इस रैंकिंग में भारत 81वें नंबर पर था और बीते 5 सालों में भारत ने रैंकिंग में 33 पायदान की छलांग लगाई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने वेतन के लिए प्रदर्शन किया। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए वो सिविक सेंटर के बाहर इकट्ठा हुए। वेतन के लिए प्रदर्शन करने वाले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी वहां 2 घंटे तक रहे। इन लोगों में कुछ तो धरने पर बैठ गए, जबकि कुछ कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार तक अपनी मांग पहुंचाई। वेतन नहीं तो काम नहीं, वेतन नहीं तो काम नहीं। इस प्रदर्शन में निगम के सभी वर्गों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इस मामले का संज्ञान ले और जल्द इसे हल करे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बिल्कुल सिविक सेंटर के बाहर की हैं। नॉर्थ एमसीडी के ए, बी, सी, डी चारों ग्रुप के जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों ने फैसला किया कि वेतन नहीं मिलने तक वो रोज 2 घंटे सिविक सेंटर के बाहर प्रदर्शन करेंगे। लोकसभा सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को निलंबित करने के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। ओवैसी ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखते हुए संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को निलंबित नहीं करने की अपील की है। ओवैसी के मुताबिक संसद के पास सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों पर सवाल उठाने का अधिकार है और सांसदों को सवाल पूछने और सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए चुना गया है। ऐसे में प्रश्नकाल को निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। ये जो पार्लियामेंट का सेशन होने जा रहा है उसमें सरकार सिर्फ जो ऑर्डिनेंसेस जारी किए थे उनको कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रही है, ना क्वेश्चन आवर होगा। अब सरकार जो है ये अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म कर रही है, देश की जनता के सामने जवाबदेही को अपनी ख़त्म कर रही है। स्पीकर जनाब ओम बिरला साहब को लेटर भी लिखा और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर सुप्रीम है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, आप इसको अलाउ मत करिए। कोरोना से डर के माहौल में लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में कुछ कलाकारों ने अपनी कला का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने सड़क पर 300 मीटर लंबी एक 3D पेंटिंग बना दी, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो गली के बीचों बीच वाकई एक नदी बह रही हो। इस पेंटिंग ने सड़क की पूरी शक्ल ही बदल डाली। रंग बिरंगी पेंटिंग को देखकर बच्चों की तो मौज आ गई। वो घरों से निकल आए और वहीं डेरा जमा लिया। 2 बच्चियां तो सड़क पर लेट ही गईं। Hidup jalan jadi komplek itu jadi ramai lah. Yang main anak-anak gitu, Pak. और बच्चे तो छोड़िए, बड़ों को भी कला का ये नमूना खूब पसंद आया। वो इसके साथ अलग अलग अंदाज में फोटो खिंचवाते नजर आए। कुछ लड़कियां तो पेंटिंग में नदी के ऊपर बने एक ब्रिज पर संभलकर चलने की एक्टिंग करती दिखी। बताया गया कि 300 मीटर लंबी इस पेंटिंग को बनाने के लिए 75 लीटर से भी ज्यादा पेंट लगा। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर एक चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और इसने देखते ही देखते पूरी कार को जलाकर राख कर दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने एम्बुलेंस के लिए अपना काफिला रोक दिया। जगन मोहन रेड्डी जब विजयवाड़ा हवाई अड्डे से लौट रहे थे, तभी उन्होंने एम्बुलेंस को देखकर अपने काफिले को सड़क के किनारे रुकने का आदेश दिया। AIMIM नेता और सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने संसद के मॉनसून सत्र से प्रश्नकाल को हटाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की। बिहार के खगड़िया में सांप के साथ खिलवाड़ करने पर एक आदमी की जान चली गई। बताया गया कि यह आदमी काफी देर तक सांप से खेलता रहा, लेकिन जैसे ही सांप को मौका मिला उसने डस दिया और इससे उस आदमी की मौत हो गई। कोरोना संकट के बीच ब्रिटेन में करीब 5 महीने बाद स्कूल खुल गए। वहां पर लंबे वक्त से जारी लॉकडाउन के बाद लोगों की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी और यही वजह रही कि ब्रिटेन सरकार ने बच्चों को पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए वहां स्कूल और कॉलेजों को खोलने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद हजारों बच्चे स्कूल पहुंचे। लंदन के एक स्कूल की तस्वीर में कुछ बच्चे क्लास में जाने से पहले हाथों को पानी से धोते नजर आए, तो एक दूसरे स्कूल की तस्वीर में बच्चे सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते दिखे। स्कूल लौटे छात्रों का एक टीचर ने वीडियो कॉल के जरिए स्वागत किया। छात्रों ने भी हाथ हिलाकर खुशी जाहिर की। Welcome back, everybody. कई दिनों बाद स्कूल लौटे इन बच्चों ने क्लास में साथ बैठकर पढ़ाई की। उन्होंने स्कूल वापसी पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। Feeling quite happy about coming back to school and learning and seeing my friends again. Although I'm quite stressed because I haven't been back and I have to do a lot of catching up. स्कूल में एंट्री के लिए बच्चों को इंतजार भी करना पड़ा। सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए ही वो स्कूल के अंदर पहुंचे।
बुधवार को फेसबुक इंडिया के प्रबंधक निदेशक अजीत मोहन पेश हुए। नागरिकों के अधिकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने के मुद्दे पर स्थायी समिति ने फेसबुक के अधिकारियों को तलब किया था। करीब 2 घंटे 20 मिनट चली बैठक के समय फेसबुक प्रतिनिधि को कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के सवालों से जूझना पड़ा। सूत्र बताते हैं कि बैठक के समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ओर के सांसदों ने फेसबुक पर विपक्षी विचारधारा के प्रति नरम रहने का आरोप लगाया। हेट स्पीच के उदाहरण के तौर पर जहां कांग्रेस ने तेलंगाना के विधायक राजा सिंह के विवादित बयानों का जिक्र किया, तो बीजेपी ने सोनिया गांधी के आर-पार की लड़ाई और कन्हैया कुमार के सीएए विरोधी बयान उठाए। जवाब में फेसबुक की तरफ से बताया गया कि इसकी संख्या की तो जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकांश मामलों में शिकायत मिलने पर कार्रवाई की है। सूत्रों के मुताबिक 150 सवालों के जवाब फेसबुक की तरफ से नहीं दिए गए, अब उन्हें लिखित में देने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक महिला जिम ट्रेनर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। बताया गया कि जिम में आने वाली एक महिला के साथ उस ट्रेनर का किसी मामूली बात पर विवाद हो गया, जिसके बाद उस महिला ने अपने भाई और उसके दोस्तों को बुलवाकर जिम ट्रेनर की पिटाई करवा दी। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि विवाद के बाद पहुंचे लोगों ने जिम ट्रेनर को घेरकर उस पर डंडों और मुक्कों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वो जमीन पर बैठ गई, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों के हाथ फिर भी नहीं रुके। उन्होंने जिम ट्रेनर के साथ उसकी बहन को भी पीटा, जो उसे बचाने में जुटी थी। काफी देर तक पीटने के बाद सभी लोग जिम से बाहर निकल गए। खबर है कि मामले की शिकायत पर पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। यूरोप के देश बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के समय पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। भ्रष्टाचार और अपराध जैसे मुद्दों पर पीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे ये लोग वहां की नेशनल असेंबली के बाहर जमा हो गए, लेकिन उन्हें वहां मौजूद पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो पुलिस से भिड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल असेंबली के बाहर तैनात पुलिस वालों से जमकर धक्का मुक्की की, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद लोगों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी। एक तस्वीर में तो लोगों और पुलिस के बीच झड़प भी होती दिखी। कुछ लोग पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला करते नजर आए। झड़प के समय कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए, जिन्हें लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने सरकार पर प्रदर्शन को हिंसक बनाने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के समय कई लोग अपने हाथों में झंडे पकड़े दिखाई दिए, तो कई लोग पीएम की तस्वीर लगा ड्रम बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आए। अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मैगजीन फॉर्च्यून ने अलग अलग क्षेत्रों के कम उम्र के प्रभावशाली लोगों की लिस्ट तैयार की, जिसे 40 अंडर 40 नाम दिया गया। इस लिस्ट में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र के ईशा अंबानी और आकाश अंबानी को भी शामिल किया गया। दोनों ही जियो में डायरेक्टर के पद पर हैं और जियो में आए विदेशी निवेश के लिए मैगजीन ने दोनों की तारीफ की। कोरोना संकट के दौरान मई में जियो मार्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें ईशा और आकाश की अहम भूमिका रही। जियो मार्ट के शुरू होने के महज 4 महीने बाद ही कंपनी को रोज करीब 4 लाख ऑर्डर मिल रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में सैंपल लेने पहुंची टीम से कोरोना टेस्ट किट छीनकर आग लगाने का मामला सामने आया। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना से एक आदमी की मौत के बाद स्वास्थ्य टीम जांच के लिए गांव पहुंची, लेकिन आरोप है कि गांव वालों ने टीम पर हमला कर दिया और उनकी टेस्ट किट छीनकर उनमें आग लगा दी। मलखंभ जैसे खेलों से जुड़े खिलाड़ियों को भी अब सरकारी नौकरी में आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने 20 नए खेलों को खेल सूची में शामिल कर लिया। इनमें रग्बी और बास्केटबॉल जैसे खेल भी शामिल हैं। इससे पहले इस सूची में कुल 43 खेल शामिल थे। सरकार के इस फैसले के बाद अब खिलाड़ियों को केंद्र के ग्रुप सी के पदों पर भी नियुक्ति में आरक्षण मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश में भी एक दिन का राजकीय शोक मनाया गया। उनके सम्मान में बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा झुका दिखाई दिया और सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए। यही नहीं, भारत में बांग्लादेश के उच्चायोग में भी झंडे को झुका दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व रणजी खिलाड़ी शेखर गवली की एक हादसे में मौत हो गई। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ ट्रेकिंग के लिए नासिक गए थे। दावा है कि इस दौरान शेखर गवली करीब 250 फीट गहरी खाई में गिर गए। गवली ने महाराष्ट्र के लिए 2 फर्स्ट क्लास मैच खेले थे और फिलहाल अंडर 23 टीम के लिए फिटनेस ट्रेनर की भूमिका निभा रहे थे। चुनाव से पहले बिहार को केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली सौगात पर विपक्ष ने सवाल उठाए। एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री बिहार में करीब 18,000 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत करने वाले हैं, जिसे विपक्ष ने चुनावी चाल बता दिया। ये तो चुनावी लॉलीपॉप। जिसके बाद बिहार सरकार के मंत्रियों ने आरजेडी की सरकार के दौरान किए गए काम पर सवाल उठा दिए। उन्होंने ना पुल बनाया ना सड़क बनाया, वो क्या जाने क्या होता है पुल और सड़क निर्माण का काम।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में नदी की तेज धारा में फंस गए 6 लोगों को मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने बाहर निकाला। बताया गया कि ये 6 लोग नदी में मछली पकड़ने गए थे। इसी बीच अचानक नदी के पानी का स्तर बढ़ गया और ये सभी लोग नदी के बीच एक चट्टान पर फंसे। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने पहले नदी के दोनों छोर पर एक रस्सी बांधी, फिर इस रस्सी के सहारे इन सभी लोगों को नदी से बाहर निकाला। ये रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 3 घंटे चला। पुलिस ने गांव वालों को बरसात में नदी और नालों से दूर रहने की हिदायत भी दी है। कोरोना वायरस का केंद्र रहे चीन के वुहान शहर में स्कूलों को खोल दिया गया। वहां पिछले 3 महीनों में कोरोना का एक भी मरीज सामने नहीं आने के बाद प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया, जिसके बाद करीब 8 महीने से बंद पड़े शहर के तमाम स्कूल खोल दिए गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में शहर के एक स्कूल के बाहर बच्चों की भीड़ दिखाई दी जो पीठ पर बैग लेकर स्कूल के अंदर जाते दिखे। कोरोना से बचने के लिए ज्यादातर बच्चे मास्क लगाए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी बच्चों ने खास ध्यान रखा। 我觉得心情感觉是非常愉悦的，因为终于可以跟老师们、同学们一起相见了。 कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए स्कूलों में भी खास तैयारी की गई। एक स्कूल के गेट पर कई टीचर और दूसरे कर्मचारी तैनात दिखे ताकि बच्चों को एक दूसरे के संपर्क में आने से बचाया जा सके। स्कूल में दाखिल होने के बाद सभी बच्चों के हाथ साफ करवाए गए। इसके बाद बच्चों को एक टनल से गुजारा गया जिसमें एक बड़ी मशीन की मदद से उनके शरीर के तापमान की जांच की गई। क्लास के अंदर भी बच्चों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैठाया गया और इस दौरान उन्हें हाथ साफ करने का तरीका भी बताया गया। लद्दाख में एलएसी पर भारत के साथ टकराव के बीच संयुक्त राष्ट्र में चीन ने सफेद झूठ बोलना भी शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में चीन के विदेश मंत्री तो भारतीय सीमा में घुसपैठ की बात से ही मुकर गए। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ने कभी भी किसी भी देश की 1 इंच जमीन नहीं हथियाई है। दुनिया भर में कई देशों के साथ टकराव मोल लेने वाले चीन के विदेश मंत्री ने तो संयुक्त राष्ट्र से शांति का राग भी अलापा और दावा किया कि उसने हमेशा विश्व में शांति को बढ़ावा दिया है। चीन के विदेश मंत्री के मुताबिक जब से चीन बना है तब से उसने किसी भी देश को युद्ध के लिए नहीं उकसाया है। छत्तीसगढ़ में जशपुर के एक गांव में सड़क नहीं होने की वजह से एक गर्भवती महिला के परिवार वालों को उसे चारपाई पर लिटाकर पैदल ही अस्पताल ले जाना पड़ा। उन्होंने बताया कि अस्पताल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता न होने से एम्बुलेंस वहां पहुंच नहीं सकी, जिसके बाद उस गर्भवती महिला के परिवार वालों ने उसे एक चारपाई पर लिटा दिया। फिर उस चारपाई को रस्सी की मदद से 2 बल्लियों से बांध दिया गया ताकि डोली की तरह चारपाई को उठाकर आसानी से पैदल चला जा सके। उन्होंने ऐसा किया भी। 4 लोगों ने उन दोनों बल्लियों को अपने अपने कंधों पर रखा और चारपाई पर लेटी महिला को लेकर 5 किलोमीटर दूर मौजूद अस्पताल की तरफ आगे बढ़ने लगे। अस्पताल के रास्ते में 2 नाले भी पड़े जिन्हें पार करना भी इन लोगों के लिए मजबूरी बन गया। गाड़ी हमारे गाँव में नहीं घुसत है, पुलिया नहीं है, 2 पुलिया नहीं है, इसमें कच्ची रोड है। महिला को इस तरह अस्पताल पहुंचाने के इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन के एक अफसर ने भरोसा दिया कि वहां का काम जल्द शुरू किया जाएगा। इस साल वो पुलिया कंप्लीट हो जाएगा, अब तत्काल ही उसका कार्य शुरू होगा। महिला को अस्पताल ले जाने के दौरान एक आदमी उसका सामान बोरियों में लेकर पीछे पीछे चलता रहा। असम के डिब्रूगढ़ में कोरोना संकट के बीच फिर से नागरिकता संशोधन कानून का विरोध शुरू हो गया। विरोध के लिए रात के वक्त ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन नाम के संगठन के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और हाथों में मशाल लेकर उन्होंने डिब्रूगढ़ की सड़कों पर मार्च किया। प्रदर्शन में सबसे आगे चल रहे लोगों ने एक बड़ा बैनर पकड़ा हुआ था जिस पर नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में स्लोगन लिखे नजर आए। जिस जगह से इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई वहां रात के अंधेरे में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन नाम के संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे और सीएए के विरोध में उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। डिब्रूगढ़ की सड़कों पर यह प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा और प्रदर्शनकारियों ने भविष्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। छत्तीसगढ़ में पानी के तेज बहाव के बीच फंसे लोगों को पुलिस ने बचा लिया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में उफनती नदी में फंसे 6 लोगों को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये सभी लोग मछली मारने के लिए नदी में गए थे, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये पानी की तेज लहरों के बीच फंस गए। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक नाबालिग लड़की के रेप के आरोप में पुलिस ने एक लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और बाकी विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एमपी के सिंगरौली में अंधविश्वास के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। बेंगलुरु में खुफिया जानकारी के बाद कस्टम विभाग ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए की ड्रग्स बरामद की।
यूरोप के देश रोमानिया में 6 महीने बाद थिएटर, सिनेमा हॉल और सांस्कृतिक केंद्र खोल दिए गए। कोरोना वायरस की वजह से 6 महीने तक बंद रहने के बाद इन जगहों पर एक बार फिर रौनक लौट आई। लेकिन लोगों की सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया। राजधानी बुखारेस्ट से सामने आई तस्वीर में थिएटर में आने वाले सभी लोगों के तापमान की जांच की गई और चेहरे पर मास्क होने पर ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। थिएटर के अंदर भी आधी से ज्यादा सीटें खाली नजर आईं। बताया गया कि फिलहाल दर्शकों की संख्या सीमित रखी गई है। इसके अलावा कलाकारों के बीच भी जरूरी फासला दिखाई दिया। ऐसी ही तस्वीरें सभी सिनेमा हॉल और सांस्कृतिक केंद्रों में भी नजर आईं। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक चक्रवर्ती पर जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कस रहा है। शोभिक को आज एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इस बीच एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र बता रहे हैं कि मंगलवार को जैद नाम के जिस ड्रग्स डीलर को गिरफ्तार किया गया था, उसके शोभिक के साथ ड्रग्स की डीलिंग के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, ये भी पता चल पाया है कि शोभिक जैद के संपर्क में था और सैमुअल मिरांडा के जरिए ड्रग्स खरीदता था। इस सिलसिले में एनसीबी को एक व्हाट्सएप चैट भी मिली है। अक्टूबर 2019 की इस चैट में शोभिक जैद से बड यानी गांजे की सप्लाई की मांग करते हैं। यही नहीं, शोभिक ने ही जैद का नंबर एक बार सैमुअल मिरांडा को भी दिया। इस चैट में ड्रग्स की खरीद से जुड़ा कच्चा चिट्ठा भी मौजूद है। आज दोनों आरोपियों को एनसीबी कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट से रिमांड की मांग करेगी ताकि इस मामले की और गहराई से जांच की जा सके। इस खबर के बाद ये बात भी सामने आई है कि एनसीबी शुक्रवार के बाद शोभिक को भी पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में जुटी हुई है। ड्रग्स की लेन देन को लेकर रिया चक्रवर्ती के भाई शोभिक की एक चैट सामने आई है। 10 अक्टूबर 2019 की इस चैट में शोभिक किसी एन नाम के शख्स से बात करता है, जिसमें ड्रग्स की मांग पर शोभिक उसे जवाब देता है कि मुझे 5 मिनट दो। इस पर एन नाम का शख्स जवाब देता है कि कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शोभिक लिखता है कि मेरा डीलर अभी संपर्क में नहीं है, मेरा दोस्त कुछ और नंबर भेज रहा है। शोभिक फिर से मैसेज भेजता है कि बड के लिए, ये बेहतर क्वालिटी का बड होगा। तो एन नाम का शख्स पूछता है कि ये काम करेगा भाई। एक चैट में शोभिक लिखता है कि अगर तुम्हें जल्दी ना हो तो मैं कल तुम्हें हर्ष भेज सकता हूं। यहाँ पर हर्ष से मतलब हशीश है। शोभिक इसी बीच एक और मैसेज भेजता है जिसमें लिखता है कि अभी गांजा भेज रहा हूं, लेकिन कितनी मात्रा। इस पर एन नाम का शख्स पूछता है कि कोई आइडिया है एक बड कितने की। तो शोभिक जवाब देता है कि शायद 2 से 2,500 रुपए प्रति ग्राम। इस पर एन कहता है कि चलेगा भाई, मैं हर्ष के लिए इंतजार करूंगा। वो शख्स फिर मैसेज भेजता है कि अभी रात के लिए थोड़ा गांजा चाहिए। तो शोभिक उसे ओके कहता है। शोभिक फिर लिखता है कि कुछ नंबर भेज रहा हूं, करमजीत, राज, इनसे बात कर लो। इसी चैट में एक जगह जैद का भी जिक्र आता है। चैट में एन नाम का शख्स शोभिक को हर्ष के लिए कुछ लोगों का नंबर देने के लिए शुक्रिया करता है। साथ ही लिखता है कि राज ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा कि उसका आदमी फोन करेगा। जिस पर शोभिक लिखता है कि ओके ब्रो, इंतजार करो, काम हो जाएगा। इस पर दूसरा शख्स थैंक्स भाई का मैसेज भेजता है। इसी बीच शोभिक मैसेज लिखता है कि शेन फ्लेचर, जैद ये सब बड के लिए है, अगर कुछ काम नहीं बने तो इनका इस्तेमाल बड के लिए कर सकते हैं। जिस पर दूसरा शख्स लिखता है कि ठीक है भाई, मेरा काम हो गया, लेने अंधेरी जा रहा हूं। पंजाब के पटियाला में पक्की नौकरी की मांग के लिए सड़कों पर उतरे जल बोर्ड के कर्मचारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। आरोप है कि मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने पुलिस से धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद प्रदर्शन ने हंगामे का रूप ले लिया। पुलिस और जल बोर्ड के कर्मचारी गुत्थम गुत्था हो गए। दावा है कि इस टकराव में कई पुलिस वालों की वर्दी भी फट गई। प्रदर्शनकारियों ने अपना आपा खोया तो पुलिस ने भी हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। हंगामा कर रहे जल बोर्ड के कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। हंगामे और पुलिस पर हमले के आरोप में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। कार्रवाई के बावजूद जिन लोगों ने मुख्यमंत्री के घर की तरफ बढ़ने की कोशिश की, उन पर भी लाठियां बरसाई गईं। ये प्रदर्शन जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों की तरफ से किया गया। उन्होंने इस पर पंजाब की कांग्रेस सरकार को भी खूब कोसा।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਥ नहीं ਲਈ। कहा जा रहा है कि पंजाब सरकार ने जल बोर्ड में भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोगों की नौकरी पर संकट खड़ा हो गया है। लद्दाख में एलएसी पर ड्यूटी के समय भारतीय सेना का अधिकारी शहीद हो गया। जानकारी के मुताबिक शहीद अधिकारी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का है, जिसका नाम नईमा तेंजिन बताया गया है। जानकारी के मुताबिक 30 अगस्त को चुशूल में नईमा तेंजिन माइन फील्ड की चपेट में आ गए थे। 1962 में चीन से युद्ध के समय बिछाई गई पुरानी माइन के फटने से यह हादसा हुआ। हादसे में एक जवान भी घायल हुआ है। सूत्रों के मुताबिक इस हादसे का 29 से 30 अगस्त को चीनी सैनिकों से हुई झड़प से कोई संबंध नहीं है। जंग की तैयारी में लगा चीन अब रोबोटिक हथियारों का बेड़ा बनाने में लगा है। चीन की सेना ने ऐसे ही हथियारों का एक वीडियो जारी किया और वीडियो चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने ट्वीट किया। वीडियो में एक ऐसी रोबोटिक आर्म दिखाई गई जो चीन के सैनिकों को दी जाएगी। इसे पहनते ही सैनिक ज्यादा वजन उठा पाएंगे। दावा यह है कि इसे पहनने के बाद हर सैनिक 50 से 80 किलो ज्यादा वजन उठा पाएगा। एक ऐसा ड्रोन भी दिखाया गया जो करीब 30 किलो वजन जंग के दौरान सैनिकों तक पहुंचा सकता है। एक खास तरह की कार भी बनाई गई है। ये कार ड्राइवरलेस है, यानी बिना ड्राइवर के चलती है और 350 किलो तक वजन ढो सकती है। इन सभी हथियारों का वीडियो चीन ने तब जारी किया जब भारत से एलएसी पर, अमेरिका से दक्षिण चीन सागर में और ताइवान के मुद्दे पर दुनिया के कई देशों से उसके टकराव के हालात बने हुए हैं। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने 100 से ज्यादा चीनी ऐप के खिलाफ कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक इस बार सरकार ने मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी समेत 118 चीनी ऐप को बैन कर दिया। इन सभी को सरकार ने देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरनाक पाया। खबर है कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इन ऐप के बारे में कई शिकायतें मिली थी, जिनमें इन ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों का डेटा चुराने और गलत तरीके से देश के बाहर पहुंचाने का आरोप लगाया गया। इससे पहले केंद्र ने टिकटॉक समेत 106 चीनी ऐप पर बैन लगाया था। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से नदी में एक मकान के ढहने की डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश की वजह से वहां बहने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियां उफान पर हैं और कई जगहों से कटान की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही। और ऐसी ही एक तस्वीर जिले की धौरहरा तहसील से सामने आई, जिसमें कटान की वजह से एक मकान ने चंद सेकंड के अंदर घाघरा नदी में जल समाधि ले ली। इस घटना के वक्त वहां गांव के कई लोग मौजूद दिखाई दिए, जो मकान को नदी में समाते देख खौफ से भर गए। परेशानी इस बात की है कि गांव के कई मकानों के पास नदी का पानी पहुंच चुका है, जिससे उन पर भी नदी में समाने का खतरा मंडराने लगा। एक तस्वीर में तो नदी किनारे बने एक मकान को कुछ लोग अपने हाथों से तोड़ते दिखे। यहाँ पर आप लोग मकान भी अपने तोड़ रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? ये कटान की वजह से तोड़े जा रहे हैं। इस तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग जान बचाने के लिए अपना मकान खाली करते दिखाई दिए। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट हो रही है। माइक पोम्पियो ने दावा किया कि चीन को हर मोर्चे पर पीछे धकेलने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका वीजा पाबंदियों और दूसरे तरीके से चीन पर दबाव बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाले देशों के बीच रिश्तों में कड़वाहट भी आई है। माइक पोम्पियो ने कहा कि जिन देशों को चीन की वजह से खतरा महसूस हो रहा है, वो सभी अमेरिका के साथ एकजुट हो रहे हैं। इसके साथ ही माइक पोम्पियो ने उम्मीद जताई कि भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव का शांतिपूर्ण समाधान जल्द निकलेगा। यूपी के आजमगढ़ में सरकारी राशन की कालाबाजारी की खबर मिलने पर कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामे से ठीक पहले वहां एक गाड़ी सरकारी राशन लेकर पहुंची, लेकिन उस गाड़ी से राशन की सारी बोरियां नहीं उतारी गई, जिस पर वहां पहले से खड़े लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने गाड़ी लेकर वहां पहुंचे लोगों पर सरकारी राशन की कालाबाजारी का आरोप लगा दिया। ये गाड़ी लेकर जा रहे हैं चोरी से। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने गाड़ी पर हमले की कोशिश भी की, लेकिन ड्राइवर ने तेज रफ्तार में गाड़ी वहां से भगा दी। इसके बाद तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पकड़। गाड़ी तो उनकी पकड़ से निकल गई, लेकिन सरकारी राशन लेकर पहुंचे एक आदमी को भीड़ ने घेर लिया। उस आदमी के हाथ में एक पिस्तौल भी नजर आई, जिससे उसने लोगों को डराने की कोशिश की। गन लेके कर रहे हैं, कट्टा लेके कर रहे हैं, मार रहे हैं कट्टा लेके। कुछ देर बाद उसने पिस्तौल छिपा ली, जिसके बाद लोग उस पर हावी हो गए। बताया गया कि इस पूरे हंगामे के दौरान वहां गोली भी चली। कट्टे लेके मारे। बाद में गांव वालों ने उस गाड़ी को भी पकड़ लिया, जिसमें सरकारी राशन ले जाया जा रहा था।
पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से किरकिरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र में 2 भारतीयों को आतंकवादी घोषित करवाने की पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर से फेल हो गई। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गोविंद पटनायक और अंगारा अप्पाजी को आतंकवादी घोषित करवाने की कोशिश की, जिसे सुरक्षा परिषद के सदस्यों फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और बेल्जियम ने पुरजोर विरोध करते हुए रोक दिया। पाकिस्तान इससे पहले अजय मिस्त्री और वेणुमाधव डोगरा को भी आतंकवादी घोषित करवाने की नाकाम कोशिश कर चुका है। पाकिस्तान की साजिश के विफल होने पर भारत ने सुरक्षा परिषद को धन्यवाद भी दिया। कैरिबियाई देश हेती में कानून के छात्रों ने राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस की सड़कों पर जमकर हंगामा किया। छात्रों ने देश के जाने माने वकील की हत्या पर नाराजगी जताई और राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में कई जगहों पर आगजनी कर अपना विरोध जताया। उन्होंने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। गुस्साए छात्र यहीं नहीं रुके, उन्होंने सड़कों को जैम करने के लिए उन्हें पत्थर के टुकड़ों से भर दिया। उनका हंगामा बढ़ता देख पुलिस वहां पहुंच गई और उन्हें भगाने के लिए उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी मच गई। कई छात्र इधर उधर भागते दिखाई दिए। इस दौरान कुछ को चोटें भी लगीं, जिन्हें वो पुलिस वालों को दिखाकर उनसे उलझ गए। इससे पहले उन्होंने हत्या की घटना के विरोध में कई इलाकों में प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया के जरिए भारत में नफरत फैलाने की पाकिस्तान की कोशिश का एक बार फिर पर्दाफाश हुआ। जानकारी के मुताबिक इस बार फेसबुक ने भारत सरकार और भारतीय सेना के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने के मामले में पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया और कार्रवाई करते हुए 453 फेसबुक अकाउंट, 103 पेज और 78 ग्रुप को बंद कर दिया, जबकि 107 इंस्टाग्राम अकाउंट के खिलाफ भी फेसबुक ने कार्रवाई की। ये सभी सोशल मीडिया अकाउंट हिंदी और अंग्रेजी भाषा में पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक को चिट्ठी लिखकर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई के लिए कहा था। बीजेपी नेता जफर इस्लाम को इलाज के बाद एम्स से छुट्टी मिल गई। उन्होंने एक ट्वीट के साथ देने के लिए पार्टी का शुक्रिया अदा किया और ट्वीट करते हुए लिखा कि आखिरकार 2 हफ्ते के बाद एम्स से छुट्टी मिल गई। हालांकि आराम करने की सलाह दी गई है। जिन्होंने मेरा हालचाल जाना और मेरे लिए दुआएं की, उनका शुक्रिया, और विशेष तौर पर मेरी पार्टी और हमारे नेतृत्व का शुक्रिया, जिन्होंने एक परिवार की तरह साथ दिया। मैं हमेशा आभारी रहूंगा। भूमध्य सागर में जंग जैसे हालात के बीच एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। जर्मनी के एक अखबार ने दावा किया कि तुर्की के राष्ट्रपति ग्रीस से युद्ध छेड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपने फौजी कमांडरों को ग्रीस के एक जंगी जहाज को डुबोने की सलाह दी। हालांकि अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने ग्रीस के किसी लड़ाकू विमान को ही मार गिराने का सुझाव दिया, लेकिन फौजी कमांडरों ने उनकी यह सलाह भी खारिज कर दी। अखबार के मुताबिक अगर राष्ट्रपति एर्दोगान की चलती तो पूरा इलाका आज जंग का मैदान बन चुका होता। अखबार का यह दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि एर्दोगान ने कुछ वक्त पहले ही ग्रीस और उसका साथ देने वाले फ्रांस को युद्ध की धमकी दी थी। Biz bu mücadelede şehitler, gaziler vermekten çekinmeyiz. समंदर के इस हिस्से में कब्जे के लिए ग्रीस और तुर्की पहले से ही आमने सामने हैं, लेकिन तुर्की के गैस की खोज शुरू करने के बाद वहां जंग जैसे हालात बन गए जो अब किसी भी वक्त बड़ी लड़ाई में बदल सकते हैं। सुमित नागल ने यूएस ओपन में अमेरिकी खिलाड़ी को हरा दिया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने यूएस ओपन की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। उन्होंने अपने पहले मुकाबले में अमेरिका के ब्रैडली क्लैन को 6-1, 6-3, 3-6 और 6-1 से हरा दिया। इसी के साथ वो पिछले 7 साल में किसी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में सिंगल्स का मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने दावा किया कि उन्हें कोई लक्षण नहीं है। फिलहाल गोवा के सीएम ने घर से ही अपना काम जारी रखने का फैसला लिया है। सोनू सूद ने गाजियाबाद की रहने वाली नेशनल कराटे खिलाड़ी विजेंदर कौर के घुटने की सर्जरी करवाई। विजेंदर कौर ने ट्वीट कर सर्जरी के लिए सोनू सूद से गुहार लगाई थी, जिसके बाद उन्होंने गाजियाबाद के डॉक्टर से बात की और उसका ऑपरेशन करवाया। मैंने ट्वीट किया सोनू सर को, तो उन्होंने मेरे को हेल्प की सारी। उन्होंने बोला कि हम आपकी सर्जरी कराएंगे। अब मैं इस टाइम पे हॉस्पिटल में हूँ, मेरी सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है।